नमस्कार दोस्तों, राजपुताना एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज 28 तारीख को जो वीडियो का पेपर हुआ है सुबह और अभी शाम को, दोनों पेपर का हिंदी का है वो सॉल्यूशन हम करवाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न 1 नंबर। सबसे पहला प्रश्न है, शब्द प्रकृति की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिएगा। असुमेलित विकल्प का है वो चयन करना है आपको। तो सबसे पहला शब्द है गवैया। गवैया शब्द है और चौकोर, बिल्कुल देखिएगा दोनों ही शब्द है वो तद्भव है, दोनों ही शब्द है वो तद्भव है। गवैया शब्द है वो गायक से बना है और चौकोर है वो चतुष्कोण से बना है, तो ये दोनों ही तद्भव शब्द है, बिल्कुल। अगला देखिएगा, दूसरा जो है आद्रक। आद्रक है वो तत्सम शब्द है, बिल्कुल ये तत्सम। आद्रक है वो अद्रक, इसका तद्भव क्या होता है? अद्रक होता है। और परीक्षा, परीक्षा का तद्भव जो है वो परीक्षा या फिर परख होता है। क्या होता है? या तो परख होता है या फिर परीक्षा होता है। तो ये दोनों है वो तत्सम शब्द है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिएगा, मालवाहक और ज्यादातर, ये संकर शब्द है, बिल्कुल सही, ये भी संकर शब्द है। मालवाहक, ये दोनों दो भाषाओं के योग से बने हैं। और ज्यादातर, ये जो ज्यादातर शब्द है ये भी संकर शब्द है। अगला देखते हैं, जौहरी। जौहरी देशज शब्द, दूसरा मुहैया देशज, बिल्कुल ये जो देशज शब्द नहीं है ये गलत है। ये जो शब्द है विदेशज शब्द है। कैसा शब्द है? विदेशज शब्द है। यानी विदेशज में भी ये कौन सी भाषा के शब्द हैं? अरबी भाषा के शब्द हैं। तो ये जौहरी भी अरबी भाषा का शब्द है और मुहैया भी अरबी भाषा का शब्द है, इसलिए ये देशज नहीं है, तो यही असंगत हो जाएगा और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दूसरा प्रश्न। प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिएगा। प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का है वो आपको चयन करना है। तो देखिएगा, मानव, मानव में ई प्रत्यय जोड़ा तो मानवी हो गया, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखिएगा, मृ, यानी मृ धातु में अक प्रत्यय जोड़ा तो ये शब्द बन गया मारक, ये भी बिल्कुल सही है, दूसरा भी। तीसरा देखिएगा, राधा, राधा में ए प्रत्यय जोड़ने पे शब्द क्या बन गया? राधे बन गया, ये भी सही है। अगला, स्थान में अनीय प्रत्यय नहीं जुड़ेगा, बल्कि स्थान जो शब्द है, देखिएगा ये जो स्थान शब्द है, स्थान शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा? ये प्रत्यय जुड़ेगा। ये जब प्रत्यय जुड़ेगा तो शब्द जो बनेगा वो क्या बन जाएगा? स्थानीय बन जाएगा। शब्द क्या बनेगा? स्थानीय। तो इस तरीके से यहाँ अनीय प्रत्यय नहीं आएगा, बल्कि कौन सा प्रत्यय आएगा? ईय प्रत्यय आएगा। तो यही है वो आपका असंगत है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल। अगला देखते, 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है। 3 लोक से मथुरा न्यारी, ये एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ है यथास्थिति में रहना, नहीं, यथास्थिति में रहना नहीं होगा। परिवर्तित परिस्थितियों पर नजर रखना, नहीं, ये भी नहीं होगा, दूसरा भी गलत है। अन्य से भिन्न होना, बिल्कुल यही सही उत्तर हो जाएगा। अन्य से भिन्न होना, ये 3 लोक से मथुरा न्यारी, यानी और लोगों से अलग होने को ही अन्य से भिन्न होना, अपना अपना भाग्य, ये भी नहीं होगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? सही नहीं है, यहां पे भी ध्यान रखिएगा, नहीं है। तो पहला है विपिन। विपिन का मतलब होता है जंगल, देखिएगा, विपिन का मतलब होता है जंगल। विपन्न, विपन्न का मतलब होता है कष्टकारी। तो ये दोनों है वो क्या हो गया? उल्टा हो गया एक दूसरे के। यानी विपिन का जंगल होता है, विपन्न का कष्टकारी होता है, तो जंगल पहले आना चाहिए था और कष्टकारी बाद में आना चाहिए था, तो हमारा सही होता। लेकिन यही है वो सही नहीं है, शब्द युग्म है वो यही सही नहीं है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। विजय, विजय का मतलब जीत होता है, बिल्कुल सही है। और विजया, विजया है वो देवी को कहते हैं, देवी को कहते हैं या भाग्य को कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो विजया का देवी होता है और विजय का है वो जीत होता है। अगला देखते हैं, वत्स। वत्स का मतलब बछड़ा होता है, बिल्कुल सही है। वत्स यानी बछड़ा होता है या बच्चा होता है। या फिर वत्सर, वत्सर का है वो वर्ष होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा, विपण। विपण का मतलब बाजार होता है, बिल्कुल सही है। विपण का मतलब है वो बाजार होता है। और अगला शब्द है विपणी। विपणी का मतलब है वो दुकान होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो विपणी शब्द है, इस विपणी में ई की मात्रा छोटी आ रही है,
तो छोटी मात्रा है तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसका अर्थ है वो क्या होता है, दुकान। लेकिन यही विपणी शब्द, इसमें अगर मात्रा दीर्घ आ जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दुकानदार हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दुकानदार हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, यही हमारा 1 नंबर है वो इसका सही उत्तर है। अगला देखते हैं 5 नंबर, असंगत का चुनाव कीजिएगा। असंगत का है वो चुनाव करना है। तो देखते हैं माधव, माधव किसे कहते हैं। ये जो माधव शब्द है, पिक मित्र है, कुसुमाकर है, यह वसंत के पर्यायवाची है। किसके पर्यायवाची है, वसंत के, यानी वसंत ऋतु के पर्यायवाची है। क्योंकि ये जो माधव बना है ये मधु से बना है। माधव, पिक मित्र, पिक है वो कोयल को कहते हैं, तो कोयल का मित्र है वो वसंत होती है। और कुसुमाकर, कुसुम का मतलब फूल होते हैं, तो कुसुमाकर, कुसुम यानी फूलों का खजाना है वो वसंत ऋतु होती है। इसलिए ये है वो तीनों है वो बिल्कुल सही है। तो असंगत नहीं है, तो ये तो उत्तर नहीं हो सकता हमारा। अगला देखते हैं पंथी, पंथी है वो राहगीर को कहते हैं। पंथ यानी राह है, तो पंथी राहगीर को कहते हैं, बटोही राहगीर को कहते हैं, लेकिन क्षपा नहीं कहते। ये जो क्षपा है ये रात्रि का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, रात्रि का पर्यायवाची है। तो ये है वो भिन्न हो गया, अलग, यानी तीनों जो है वो यानी संगत नहीं है। इसलिए यही आपका है वो सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। तीसरा देखते हैं अरि, अरि का मतलब शत्रु होता है। ये जो शब्द है ये किसके पर्यायवाची है, शत्रु के पर्यायवाची है। अरि का मतलब शत्रु होता है। अराती, अराती का मतलब भी शत्रु होता है। और अमित्र, अमित्र का मतलब भी शत्रु होता है। तो तीनों है वो संगत। अगला देखते हैं वाटिका, ये है वो वाटिका है, उद्यान के पर्यायवाची है ये तीनों। वाटिका उद्यान को कहते हैं, गुलशन उद्यान को कहते हैं, और बगीचा भी किसको कहते हैं, उद्यान को कहते हैं। तीनों ही उद्यान के पर्यायवाची है। तो ये भी संगत है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो 2 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 6 नंबर है, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनना है। कि जो संगत नहीं है वो विकल्प है वो आपको चुनना है। पहला देखिएगा, हास्य व्यंग्य से पूर्ण नाटक रूप जो है वो प्रहसन कहलाता है। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है कि जो हास्य व्यंग्य से परिपूर्ण जो नाटक होता है उसको हम है वो प्रहसन कहते हैं। अगला देखिएगा, जो किसी अन्य में मिल गया हो अंतर्भुक्त कहते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, जो किसी अन्य में मिल गया हो उसको अंतर्भुक्त कहते हैं। ये भी सही है। अगला, जो किसी चीज के आर पार देख सकता है, जो किसी चीज के आर पार देख सकता है उसको पारदर्शी कहते हैं। यानी ये यहाँ पे क्या है, गलत है। दूर की सोचने वाले को दूरदर्शी कहते हैं, बल्कि यहाँ क्या आना चाहिए था, पारदर्शी आना चाहिए था। तो यही हमारा है वो सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। जो चिरकाल से चला आया है वो चिरंतन कहलाता है। बिल्कुल ये भी सही है, चिरंतन कहलाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। अगला देखते हैं, असंगत विलोम शब्द युग्म का चयन कीजिएगा। असंगत, देखिएगा ज्यादातर शब्दों में असंगत ही पूछा गया है। तो असंगत विकल्प का चयन करना है। पहला है आतप, आतप का है वो अनातप हो गया। देखिएगा आतप शब्द है, इसमें कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया, अन उपसर्ग का प्रयोग किया गया। तो आतप में जब अन उपसर्ग जोड़ा तो शब्द क्या बन गया, अनातप बन गया। तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा आगामी, आगामी आने वाले के लिए है, विगत पीछे वाले के लिए। तो ये भी सही है, आगामी का विलोम है वो विगत होता है। अगला इप्सित, इप्सित का विलोम है वो अन उपसर्ग से बनना चाहिए था। इप्सित का विलोम शब्द जो है वो अन उपसर्ग से बनना चाहिए था। यानी क्या बनना चाहिए था, अनिप्सित होना चाहिए था। सही शब्द क्या होना चाहिए था, अनिप्सित। यानी अभिप्सित शब्द है, ये इसका विलोम नहीं है। तो यही है वो असंगत है। तो यही उत्तर है वो आपका सही हो जाएगा। अन्वय, अन्वय में भी अन उपसर्ग का प्रयोग है वो किया गया है, अन उपसर्ग से ये शब्द बना है। अन्वय, अनन्वय, तो ये भी है वो इसका सही विलोम है। तो आपका सही उत्तर है 3 नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित शब्दों पर विचार करना है कि शुद्ध है या अशुद्ध है, और उसके बाद में आपको सही उत्तर चुनना है। देखिएगा सबसे पहला विरहिणी,
विरहिणी जो शब्द है ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। विरह में इन्हीं प्रत्यय जोड़ के विरहिणी हो गया, तो विरहिणी ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। चार दीवारी, ये चार दीवारी भी बिल्कुल शुद्ध शब्द है। चार दीवारी यानी चार दीवारी नहीं होता है, चार का मतलब है जो चारों ओर से घिरा हो, यानी ये जो चार यानी जो चारों ओर से घिरी हुई होती है उसको चार बोलते हैं। चार का मतलब तो कोई भी चार हो सकती है, ये चार दीवार हुई तो चार, लेकिन चार दीवारी यानी चारों ओर से घिरी हुई है उसको चार, तो ये भी है वो शब्द बिल्कुल ठीक है। अगला देखिएगा आध्यात्म। आध्यात्म के बारे में हमने कल ही बात की थी, कल के पेपर में यही शब्द है वो आया था। तो ये आध्यात्म है, इसका शुद्ध जो रूप है वो क्या हो जाएगा, अध्यात्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अध्यात्म। तो सही शब्द क्या होगा, अध्यात्म। तो ये जो अध्यात्म है ये तो क्या है, गलत। अगला है स्वास्तिक। ये स्वास्तिक शब्द है, ये भी गलत है। इसका जो शुद्ध रूप है वो क्या होता है, स्वस्तिक होता है। इसका शुद्ध रूप जो है वो स्वस्तिक होता है, स्वास्तिक नहीं होता है। अगला देखते हैं महात्म्य। महात्म्य बिल्कुल सही शब्द है, ये महात्म्य बिल्कुल शुद्ध शब्द है, क्योंकि महात्मा में यह प्रत्यय लग करके बना है तो बिल्कुल शुद्ध शब्द है। साप्ताहिक, सप्ताह में एक प्रत्यय लग करके बना है तो ये भी शुद्ध शब्द है। सप्ताह में एक प्रत्यय लग करके बना है तो ये भी शुद्ध शब्द है। अगला अनाधिकार, यानी अनाधिकार, ये बिल्कुल गलत है। अनाधिकार है वो गलत है, क्योंकि इसमें अनुपसर्ग जुड़ करके अधिकार में, तो ये शब्द है वो सही क्या हो जाएगा, अनधिकार होगा। सही और शुद्ध शब्द क्या होगा, अनधिकार। तो अनधिकार सही होता है, तो अनाधिकार तो गलत है। और भावनिष्ठ ये भी गलत है, क्योंकि इसकी अगर संधि करते हैं तो ये शब्द जो है भवत प्लस निष्ठ होता है। तो तय के बाद में जब न आता है तो तय भी किस में बदल जाता है, न में बदल जाता है। और ये जो शब्द शुद्ध बनेगा वो क्या हो जाएगा, भावनिष्ठ हो जाएगा। शुद्ध शब्द क्या होगा, भावनिष्ठ हो जाएगा। यानी ये वाला जो भावनिष्ठ है वो क्या है, गलत है। तो भावनिष्ठ है वो शुद्ध शब्द हो जाएगा। अब है वो हमारा उत्तर है वो सही क्या होगा, देखिएगा ये जो दोनों है ये दोनों ही गलत है और ये दोनों ही है वो सही है। तो ए और सी है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर है। तो निम्नलिखित शब्दों पर विचार करना है, ए, बी और सी। ए और सी, ए और बी चारों विकल्प सही है। तो चारों नहीं बल्कि ए और सी विकल्प जो है वो सही है, तो बी आपका है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। किस विकल्प में संधि विच्छेद सही नहीं हुआ है। देखिएगा चारों के चारों पेपर, यानी जो वीडियो के जो चारों पेपर हुए हैं, चारों पेपर में संधि का यही पैटर्न रखा गया है। आपको सही और गलत बताना है। और ये अगर आपको पूरी तरीके से संधि का जब नॉलेज होता है, यानी एक एक नियम का जब पता होता है, तभी आप है वो सही कर पाते हैं। तो देखिएगा पहला शब्द है जाति प्लस अभिमान। तो ई, इसका अंतिम वर्ण क्या है, ई, और इसका प्रथम वर्ण ए, तो ये शब्द क्या बनेगा, यह बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे शब्द क्या बना, जात्यभिमान। तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखिएगा पुरोहित, ओ है, ओ विसर्ग में बदल गया, ये भी बिल्कुल सही है। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, संधि भी ठीक है और संधि विच्छेद भी ठीक है। अगला देखिएगा नारायण। ये नारायण शब्द जो है, देखिएगा यहां पे नर, अगर हम संधि विच्छेद करें नारायण की, ध्यान से देखिएगा ये हमारा शब्द है नारायण, और नारायण की संधि विच्छेद करें तो यहां देखिएगा दीर्घ वर्ण आ रहा है, और दीर्घ की जगह से अगर हम शब्द को तोड़ें तो ये जो शब्द है ये सही क्या बन जाएगा, नारा प्लस अयन हो जाएगा। इसका जो सही संधि विच्छेद है वो क्या होगा, नारा प्लस अयन होगा। इसी तरीके से एक दूसरा शब्द आता है, ध्यान से अगर आपने देखा हो तो देखिएगा नारा प्लस अयनी, नारा प्लस अयनी। तो इन दोनों के योग से जो शब्द बना वो क्या बना, नारायणी बना। नारायणी, नारायणी है वो लक्ष्मी को कहते हैं, नारायण है वो एक विष्णु की है वो उपाधि है, तो ये नारायण है वो विष्णु के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये नर प्लस अयन जो शब्द है ये बिल्कुल क्या है, गलत है। इसका सही प्रयोग है वो यहाँ पे नहीं हुआ है, तो ये है, यही असंगत होने की वजह से सही नहीं हुआ है, तो इसी 3 नंबर में सही नहीं हुआ है। अगला देखिएगा वाघरी। वाघरी के अगर हम टुकड़े करें तो ध्यान से देखिएगा इस शब्द को भी, ये जो शब्द है वाक, वाक प्लस हरि,
और जब कै के बाद में जब है आ जाता है तो कै यानी पहला तो तीसरे में बदल जाता है, तो कै तो किस में बदल जाएगा, गै में, और है जो है वो घै में बदल जाता है वो घै में बदल जाता है। जिस तरीके से देखिएगा, इसी तरीके का एक दूसरा उदाहरण है वो मैं और बताऊं आपको। जिस तरीके से तय के बाद में जब है आ जाता है तो ये जो तय होता है ये तय तो दै में बदल जाता है तीसरे में, और ये जो है ये ध में बदल जाता है, यानी ये चौथे में बदल जाता है। जिस तरीके से इससे शब्द आता है पत प्लस हति, तो पत प्लस हति से शब्द क्या बना, तय तो दै में बदल गया, और आधा दै है तो है ध में बदलेगा तो ध यहां आ जाएगा, और ती की जैसी है तो शब्द क्या बन गया, पद्धति बन गया। जैसे ये पद्धति शब्द बना है वैसे ही ये जो वाक प्लस हरि, तो वाक प्लस हरि की अगर हम बात करें तो देखिएगा किस तरीके से ये शब्द बनेगा। कै के बाद में है आया है तो कै है वो किस में बदलेगा, गै में बदल जाएगा, है वो किस में बदलेगा, घै में बदलेगा, और री की मात्रा जैसी है वैसी, तो शब्द क्या हुआ, वाघहरी। वाघहरी वा तो वाक प्लस हरि और वाघहरी, तो ये तो बिल्कुल सही है, संधि भी सही है और संधि विच्छेद भी सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, 3 नंबर में है वो तर्क संगत नहीं है, यानी इसका संधि विच्छेद जो किया गया है वो सही नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। सुबह के पेपर का जो अंतिम प्रश्न है ये, समास की दृष्टि से अनुचित विकल्प पहचानिए। अनुचित यानी गलत विकल्प को चुनना है। पंचक्की, यहां पे पन का मतलब यहां पानी है, तो पानी से चलने वाली चक्की है वो पंचक्की कहलाती है, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा दशानन, 10 है आनंद जिसके, ये भी सही है, 10 है आनंद जिसके, यानी ये भी सही है। अगला देखिएगा, धर्म भ्रष्ट, यानी धर्म से क्या हो गया, भ्रष्ट हो गया, वह जो धर्म से पतित हो गया। पतित का मतलब होता है अलग होना, गिरा हुआ, यानी अलग हो जाना, तो यानी पतित का मतलब है अलग, पृथक, तो धर्म भ्रष्ट वह जो धर्म से पतित हो गया हो, तो ये भी सही है। अगला देखिएगा, समाचार पत्र, समाचार के द्वारा पत्र, समाचार के द्वारा नहीं आएगा बल्कि समाचार के लिए आएगा। क्या आएगा, समाचार के लिए पत्र, तो समाचार पत्र का सही समास विग्रह क्या हो जाएगा, समाचार के लिए पत्र हो जाएगा, और ये है वो के लिए, इसका मतलब समाचार पत्र में कौन सा समास है, संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास। यह संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है, बल्कि के द्वारा का प्रयोग है वो करण तत्पुरुष के लिए किया जाता है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। तो ये सुबह की पारी के ये 10 प्रश्न थे जिनके बारे में हमने बात की। अब है वो शाम को जो पेपर हुआ, शाम की पारी के जो 10 प्रश्न हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न शाम की पारी का देखिएगा, कौन सा वाक्यांश युग्म संगत नहीं है, कौन सा वाक्यांश युग्म संगत नहीं है। पहला, कोई काम करने की इच्छा चरिष्णु, कोई काम करने की इच्छा चरिष्णु नहीं होती है। कोई काम करने की जो इच्छा है वो चरिष्णु नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, चिकीर्षा होता है, चिकीर्षा। काम करने की जो इच्छा है वो चिकीर्षा कहलाती है, काम करने की इच्छा चिकीर्षा कहलाती है, और काम करने की इच्छा वाला जो है वो चिकीर्षु कहलाता है। लेकिन यहाँ पे जो शब्द आया है वो आया है चरिष्णु। चरिष्णु किसे कहते हैं, जो सक्रिय रूप से, जो सक्रिय रूप से इधर उधर घूमता है, जो सक्रिय इधर उधर घूमता है, यानी जो सक्रिय इधर उधर घूमता है उसको क्या कहते हैं, चरिष्णु कहते हैं। तो यहां पे यही है वो विकल्प है वो सही नहीं है, क्योंकि कोई काम करने की इच्छा है वो चिकीर्षा कहलाती है, चरिष्णु नहीं कहलाता। चरिष्णु का मतलब है जो सक्रिय इधर उधर घूमता है उसको चरिष्णु कहते हैं। तो यही है वो असंगत हो जाएगा, यही संगत नहीं है। अगला देखते हैं, जो हृदय को पिघला दे, बिल्कुल हृदय द्रावक होता है, जो हृदय को पिघला दे वो हृदय द्रावक होता है, ये बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, आकाश में असंख्य तारों का प्रकाश पुंज जो है वो निहारिका कहलाता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा, जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी भी न हुआ हो उसको अभूतपूर्व कहते हैं।
जैसे कोई ऐसी घटना जो पहले कभी नहीं, तो अभूतपूर्व घटना, तो अभूतपूर्व है जो पहले कभी न हुआ हो, तो बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही उत्तर है 1 नंबर हो जाएगा। तो आज शाम के पेपर का ये पहला प्रश्न है। दूसरा देखते हैं। अर्थ की दृष्टि से असंगत मुहावरे का चयन कीजिएगा। अर्थ की दृष्टि से असंगत मुहावरे का चयन करना है। पहला, एक घाट का पानी पीना, एकता और सहिष्णुता, बिल्कुल सही है। एक घाट का पानी पीना यानी एक घाट पानी पीना का मतलब है एकता और सहिष्णुता होना। दूसरा, कंधे से कंधा छिलना, यानी भीड़ बहुत ज़्यादा, जब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो कंधे से कंधा छिलने लगता है, इसका मतलब कंधे से कंधा छिलना, अत्यधिक भीड़ होना, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिएगा, कमान से तीर निकल जाना, अवसर चूक जाना, बिल्कुल, कमान से तीर निकल जाना, अवसर चूक जाना, अवसर चूक जाना। और अंतिम है, ऊंचे नीचे पैर पड़ना, ऊंचे नीचे पैर पड़ना, आंगन का समतल न होना, आंगन का समतल न होना, ये बिल्कुल इसका गलत उत्तर है। आंगन का समतल न होना यानी ये इसके भाव नहीं है। ऊंचे नीचे पैर पड़ना का मतलब है कि गलत संगत में पड़ गया, यानी बुरी संगत में अगर कोई बुरे कार्य में अगर पड़ गया तो उसको हम कहते हैं ऊंचे नीचे पैर पड़ना। तो ये है वो इसका सही नहीं होगा और यही है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। अगला देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? संधि विच्छेद सही नहीं है यह आपको बताना है। आविष्कृत विसर्ग के बाद में क्या आया तो विसर्ग से में बदल गया, ये संधि भी सही है और संधि विच्छेद भी सही है, दोनों सही है। पित्रादि, पित्रादि की बात करें, री के बाद में यहां पे अदि नहीं आएगा बल्कि शब्द क्या आना चाहिए था? आदि आना चाहिए था, आदि। इसका मतलब ये संधि विच्छेद सही नहीं है, संधि जो शब्द है वो ठीक है। पित्रादि, पितृ प्लस आदि होना चाहिए था, आदि आ गया, तो यही संधि विच्छेद है वो सही नहीं है, तो यही उत्तर हो जाएगा। गुर्वऋण, ये है वो गुर्वऋण, यानी देखिएगा थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, गुर्व ऊपर है, जैसे शब्द आया गुरु और दूसरा क्या है ऋण, अगर इसके टुकड़े करेंगे तो ये रे है वो हलंत के साथ में, क्योंकि ऊ तो हमने निकाल लिया और इधर से है वो री निकाल लिया, ऊ और री मिलकर के ऊ है वो किस में बदल गया? ऊ के बाद में, तो ऊ है वो वे में बदल गया और वे में री मिलाया तो री, और रे आधा जो है वो ऊपर चला जाएगा और गु है वो जैसा है वैसा और ऋण है वो हम लिख देंगे, तो शब्द क्या बनेगा? गुर्वऋण बनेगा। तो गुर्व ऋण, तो इस तरीके से यहाँ पे ये है, थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई थी, ये इसी तरीके से शब्द है वो आया था गुरु प्लस ऋण, तो इसका संधि भी ठीक है और संधि विच्छेद भी ठीक है। अगला देखते हैं। अन्वेषण, अनु प्लस एषण, तो अन्वेषण में भी ये जो शब्द है वो भी ठीक है और है वो इसका संधि विच्छेद भी ठीक है, तो इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? देखिएगा तत्सम हर पेपर में, चारों पेपर में तत्सम से संबंधित एक प्रश्न है वो जरूर पूछा है, और इतना सिंपल तरीके का प्रश्न नहीं है लेकिन फिर भी है वो, ध्यान से इसको देखिएगा। किस विकल्प में सभी शब्द, आपको ऐसे विकल्प को चुनना है जिसके सभी के सभी शब्द क्या हो? तत्सम हो। पहला देखिएगा पीत, पीत है वो तत्सम होता है, पीत का पीला होता है, तद्भव क्या होता है? पीत का क्या होता है? पीला, पीत का क्या होता है? पीला होता है। पूर्ण, पूर्ण का है वो क्या होता है? पूरा, पूर्ण तत्सम है, पूरा है वो तद्भव होता है। पास, पास का मतलब है वो यहाँ पे फांस या फांसी होता है, क्या होता है? यानी फांस या फिर फांसी होता है, या तो हम फांस कह दें और या फिर फांसी, ये है वो किसका होता है? पास का होता है। और पुण्य, पुण्य का क्या होता है? पुण्य होता है, पुण्य का क्या होता है? पुण्य, जैसे पुण्य किया तो पुण्य, तो ये जो तीनों चारों के चारों शब्द है ये क्या है? तत्सम है, ये चारों तत्सम है। इसके तद्भव है, पीत का पीला होता है, पूर्ण का पूरा होता है, पास का फांस या फांसी होता है, पुण्य का पुण्य होता है, तो ये है वो आपका, यही तत्सम पूछा है तो यही सही हो जाएगा। अगला भी देख लेते हैं। अवसर, अवसर का जो तद्भव होता है वो ओसर होता है, क्या होता है? ओसर, तो ये तत्सम है, तत्सम का तद्भव है वो। लेकिन आलस जो शब्द है ये क्या है?
ये तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होता है वो क्या होता है? आलस्य होता है। क्या होता है? आलस्य। इक, इक जो शब्द है ये भी क्या है? इक जो है ये भी तद्भव शब्द है। ये भी क्या है? तद्भव है। इसका क्या होता है? इक्षु होता है। क्या होता है? इक्षु। इक्षु का तद्भव है वो इक होता है। और अगला है ईंट। ईंट भी क्या है? ईंट है, ये भी तद्भव शब्द है। ईंट का है वो इष्टिका होता है। क्या होता है? इष्टिका। ईंट का है वो क्या होता है? इष्टिका। तो इस तरीके से ये तीनों शब्द है वो तद्भव है, एक ही शब्द है जो तत्सम है। तो ये है वो उत्तर नहीं होगा आपका। अगला देखते हैं अर्ध। अर्ध का आधा होता है। अर्ध है वो क्या होता है? तत्सम है, तो इसका तद्भव है वो आधा होता है। लेकिन आज, ये आज है वो तद्भव शब्द है, अद्य का आज बना है। किसका बना है? अद्य। अद्य का आज बना है, तो अद्य तत्सम है, आज है वो तद्भव है। अगला देखते हैं पनाह। ये पनाह जो शब्द है, ये पनाह है, ये भी क्या है? इसका क्या हो जाएगा? परिणा है, यानी ये भी तद्भव शब्द है। परिणा का क्या हुआ है? पन्हा हुआ है। और अगला क्या है? पाद। ये पाद जो शब्द है ये तत्सम है, इसका क्या हो जाएगा? पैर हो जाएगा। पाद है वो तत्सम है, इसका क्या हो जाएगा? पैर हो जाएगा। अगला देखते हैं जृंबिका। ये जो जृंबिका शब्द है ये तत्सम शब्द है, और री आ गया, इसका मतलब निश्चित तौर पे ये तत्सम शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा? जमहाई हो जाएगा। ये जमहाई, यानी जमहाई तद्भव है और जंबिका है वो तत्सम है। अगला देखिएगा तेवर। तेवर जो शब्द है, तेवर तत्सम नहीं है। तेवर तत्सम नहीं है, क्या है? तद्भव है। ये किसका होगा? त्रिकुटी का होगा। त्रिकुटी। त्रिकुटी तत्सम है, त्रिकुटी का तेवर होता है। 10 देखिएगा, ये जो 10 है इसमें ये वाला श आता है तो तत्सम होता है, तो ये जो है ये तद्भव है। ये क्या है? तद्भव है। और अगला देखिएगा दाम। दाम है वो तद्भव है, इसका क्या होगा? द्रम्य। द्रम्य तत्सम है, द्रम्य का दाम जो है वो तद्भव होता है। इस तरीके से देखिएगा, काफी है वो एक एक। इसमें तीनों शब्द है वो तद्भव है, एक ही शब्द है वो तत्सम है। इसमें दोनों शब्द है वो तद्भव है, 2 शब्द है वो तत्सम है। और इसमें तीनों शब्द है वो तद्भव है, एक ही शब्द है वो तत्सम है। बल्कि ऊपर वाला जो है इसमें चारों के चारों शब्द है वो तत्सम है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 15 नंबर है, कौन सा शब्द युग में अर्थ की दृष्टि से संगत नहीं है? असंगत बताना, संगत नहीं है। यष्टि। यष्टि का मतलब लाठी होता है, बिल्कुल सही है। और याष्टि का मतलब मोती माला होती है, ये भी सही है। तो ये तो है वो बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं निशामुख। निशामुख का मतलब नाखून नहीं होता है, बिल्कुल देखिएगा ये गलत है। निशामुख, निशा का मतलब क्या होता है? रात्रि होता है। और निशा मुख का मतलब जब निशा की शुरुआत होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? गोधुली बेला कहते हैं। तो निशा मुख का मतलब नाखून नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? गोधुली बेला होगा। गोधुली यानी शुरुआत हुई है, अभी तो मुख तक पहुंचा है, निशा के मुख तक। इसका मतलब है निशा मुख का मतलब है वो गोधुली बेला, नाखून नहीं होता है। तो ये है वो इसका गलत है। और अगला देखिएगा निशा मृग। निशा मृग का मतलब घोंसला नहीं होता। निशा मृग का मतलब घोंसला नहीं होता, बल्कि क्या होता है? गीदड़ होता है। निशा मृग। जिस तरीके से देखिएगा शाखा मृग। शाखा मृग है वो बंदर को कहते हैं, क्योंकि शाखाओं का मृग है वो कौन है? बंदर है। इसी तरीके से निशा मृग यानी निशा, रात्रि में विचरण करने वाला मृग कौन है? गीदड़ है। इसलिए निशा मृग है वो गीदड़ को कहते हैं। तो यही है वो असंगत है, तो यही आपका सही उत्तर है वो हो जाएगा। निशा मुख है वो गोधुली बेला को कहते हैं, और निशा मृग है वो गीदड़ को कहते हैं, क्योंकि ये रात्रि में है वो विचरण करता है। चलिए अगला देखते हैं चरित्र। चरित्र का मतलब आचरण होता है, बिल्कुल सही है। चरित्र का मतलब आचरण होता है। और चरित्रा, ध्यान रखिएगा, चरित्रा है वो इमली के पेड़ को कहते हैं। इमली के पेड़ को चरित्रा कहते हैं, और चरित्र है वो आचरण को कहते हैं। अगला देखते हैं मंजरी। मंजरी है वो कौपल को कहते हैं, बिल्कुल सही है। मंजरी जो है वो कौपल को कहते हैं। और मंजीर जो है वो नुपुर को कहते हैं। जैसे मंजीर से मंजीरा बना, जैसे मंजीरा,
तो ये मंजीर है वो नुपुर को कहते हैं, बिल्कुल ये है वो सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। अगला देखते हैं, किस विकल्प में विलोम युग्म अनुचित है? यानी विलोम है वो अनुचित बताना है। विलोम युग्म जो है यानी जो सामने शब्द रखा गया है वो विलोम नहीं है, ऐसा विकल्प है वो आपको चुनना है। तो अनुचित है वो आपको बताना है। ध्यान से इसको देखिएगा। सबसे पहले आए यौवन। यौवन का मतलब है वो जैसे युवावस्था होता है, और वार्धक्य का मतलब है वो वृद्धावस्था होता है। क्योंकि ये जो शब्द बना है यानी यौवन का है वो क्या हो जाएगा? वार्धक्य हो जाएगा। वार्धक्य यानी वृद्धावस्था, यौवन यानी युवावस्था। अब देखिएगा व्यक्त, जैसे किसी चीज को व्यक्त करना, एक तो होता है व्यक्त और एक होता है ग्रहित। ग्रहित यानी जैसे मैं किसी चीज को व्यक्त करता हूं यानी अपने भाव व्यक्त करना यानी प्रदर्शन करना, और एक है वो ग्रहित। ग्रहित का मतलब ग्रहण करना। तो ये बिल्कुल इसका सही विलोम शब्द है, ये भी इसका है वो सही विलोम शब्द है। अगला है यथार्थ। यथार्थ का जो विलोम होता है वो क्या होता है? आदर्श होता है। यथार्थ का जो विलोम होता है वो आदर्श होता है। और परार्थ विलोम किसका होता है? परार्थ विलोम है वो स्वार्थ का होता है। स्वार्थ का विलोम परार्थ होता है, यथार्थ का विलोम आदर्श होता है। तो यही आपका असंगत विकल्प है, अनुचित विकल्प है। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। तामसिक। तामसिक का मतलब है सात्विक। तामसिक का विलोम है वो सात्विक है। सात्विक यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा। ये जो तय है वो डबल तय आएगा और यहाँ पे विक, क्योंकि ये सत्व में एक प्रत्यय जुड़ करके बना है। सत्व में एक प्रत्यय जुड़ करके बना है तो ये सात्विक हो गया, और ये तमस में एक प्रत्यय जुड़ करके बना है तो ये तामसिक हो गया। तो ये विलोम है वो ये बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है? गलत। देखिएगा कल भी इस तरीके का प्रश्न आया था, आज भी, यानी हर ऑप्शन में 3-3 शब्द है जिनके सही गलत का पता करना है हमें। तो देखिएगा निम्न में, और ये द्रष्टव्य शब्द तो पहले पूछा गया है, कल जो एग्जाम हुआ था इसमें ही, यानी वीडियो का जो पेपर हुआ उसमें ही ये शब्द था द्रष्टव्य। द्रष्टव्य किससे बना है? द्रष्टव्य आपने देखा होगा दृश्य, ये दृश्य धातु है और इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा? तव्य प्रत्यय जुड़ा। तो दृश्य में जब तव्य प्रत्यय जुड़ा तो शब्द क्या बनेगा? ये द्र आदर्श है तव्य। एक तो यहां पे री नहीं आएगा, रे आएगा, और यहां टे हलंत नहीं होगा, पूरा होगा। तो ये जो द्रष्टव्य दृष्टव्य जो शब्द है ये क्या है? अशुद्ध शब्द है। दूसरा, दंपति के बारे में हमने कल ही बात की थी कि जैसे भार्यापति, भार्यापति, भार्या में जैसे ही पति जोड़ेंगे तो पति की मात्रा है वो क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। इसी तरीके से ये जो दंपति शब्द है ये भी गलत है। इसमें दंपति में मात्रा है वो क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, यानी बड़ी मात्रा आनी चाहिए थी दंपति में। और पृथकीकरण, ये बहुत ही सुंदर, ये एक तरीके से अपवाद है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। पृथकीकरण जो शब्द है ये किस तरीके से बना है? देखिएगा, ये जो शब्द है ये है पृथक, और पृथक हलंत के साथ में शुद्ध शब्द लिखा जाता है पृथक। और इस पृथक में हम कौन सा प्रत्यय जोड़ें? करण प्रत्यय जोड़ें। और वैसे ये नियम कहता है कि जब भी किसी शब्द में करण प्रत्यय को जोड़ा जाता है तो अंतिम मात्रा है, यानी अगर अंतिम मात्रा ई की होती है तो वो दीर्घ, यानी सारी, अगर कोई भी स्वर होता है तो वो दीर्घ ई में बदल जाता है, दीर्घ ई में बदल जाता है। जिस तरीके से देखिएगा शब्द आता है शुद्धि, और शुद्धि में जब हम करण प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द क्या हो जाएगा? शुद्धिकरण हो जाएगा। इसकी मात्रा में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और देखिएगा करण, इसी तरीके से कोई भी शब्द जैसे वृद्धि है, वृद्धिकरण, तो वृद्धिकरण में भी बड़ी होगी, मानवीकरण में भी बड़ी होगी, जैसे नगरीकरण में भी बड़ी होगी। यानी कर्ण प्रत्यय जब किसी शब्द के साथ में जोड़ते हैं तो अंतिम स्वर है वो क्या हो जाता है? यानी दीर्घ ई में बदल जाता है। चाहे वो ए हो चाहे ई हो, कोई भी स्वर हो वो दीर्घ ई में बदल जाता है अंतिम। लेकिन यहां पे अंतिम स्वर ही नहीं है। जब अंतिम स्वर ही नहीं है तो ये पृथकीकरण नहीं होगा, बल्कि ये जो शुद्ध शब्द बनेगा, यानी पृथक और करण जैसा है वैसा का वैसा ही शब्द बनेगा। तो इसका जो शुद्ध रूप है वो क्या होना चाहिए? वो देखिएगा इस तरीके से, कै हलंत है तो हलंत ही रहेगा, और आगे करण है वो जैसा है वैसा लिख देंगे, तो शब्द क्या हो गया? पृथक करण हो गया। क्या बनेगा?
पृथक्करण बनेगा। तो ये तीनों शब्द है वो अशुद्ध है। यही पूछ रहा है निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है, तो यही आपका सही उत्तर है वो हो जाएगा। अगला देखते हैं, अनुग्रहित, अनुग्रहित बिल्कुल सही शब्द है, शुद्ध शब्द है। अतिथि, अतिथि शुद्ध शब्द है, दोनों मात्राएं छोटी आती है, अतिथि शुद्ध है। लेकिन श्रृंगार शब्द है वो गलत है, श्रृंगार शब्द है वो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, क्योंकि श्रृंगार इस तरीके से शुद्ध लिखा जाता है। ये श्रृंगार है, ये श्रृंगार है वो शुद्ध है, ये श्रृंगार है वो अशुद्ध है। तो एक ही शब्द अशुद्ध है, बल्कि हमें तीनों शब्द है वो अशुद्ध ढूंढने थे। अगला देखते हैं, पड़ोसी, पड़ोसी शब्द है वो बिल्कुल शुद्ध है, पड़ोस में ई प्रत्यय लग करके पड़ोसी हो गया, बिल्कुल शुद्ध शब्द है। ये द्वारका शुद्ध शब्द है, द्वारिका अशुद्ध होता है, द्वारका बिल्कुल शुद्ध शब्द है। अगला है दुर्वस्था, दुर्वस्था की बात करें, दुर प्लस अवस्था है, तो ये दुर्वस्था जो शब्द है ये भी बिल्कुल शुद्ध शब्द है। लेकिन तीनों शब्द शुद्ध है, ये पूछ क्या रहा है, तीनों अशुद्ध पूछ रहा है, तो ये भी हमारा सही उत्तर नहीं होगा। अगला देखिएगा, लब्ध प्रतिष्ठ, ये जो लब्ध प्रतिष्ठ है बिल्कुल शुद्ध शब्द है, लब्ध प्रतिष्ठा जो है वो गलत होता है, लब्ध प्रतिष्ठ है वो बिल्कुल शुद्ध शब्द होता है। अगला अहरनिश, अहरनिशा है वो गलत होता है, अहरनिश है वो बिल्कुल शुद्ध शब्द है। लेकिन देखिएगा आगे शब्द है निष्प्रभा, निष्प्रभा गलत शब्द है, निष्प्रभा नहीं होता, बल्कि सही और शुद्ध शब्द क्या होता है, निष्प्रभ होता है। शुद्ध शब्द क्या होता है, निष्प्रभ होता है, निष्प्रभा नहीं होता है। तो इस तरीके से है, इसमें एक शब्द गलत है, इसमें भी एक शब्द गलत है, और सारे के सारे शब्द शुद्ध है, और इसमें तीनों के तीनों शब्द है वो क्या है, अशुद्ध है, गलत है। तो यही है वो आपका सही उत्तर है वो हो जाएगा। अगला देखते हैं, पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म चुनना है। पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत जो विकल्प है, असंगत युग्म है, उसको आपको चुनना है। अंबसार मोती को कहते हैं, बिल्कुल सही है। इंदुमणि भी मोती को कहते हैं, ये भी सही है। और प्रवाल भी मोती को कहते हैं, तो ये तो बिल्कुल सारे के सारे क्या है, सही है। असंगत चुनना है हमें यहाँ पे। सलिलेश, सलिल, यहाँ पे देखिएगा जो शब्द बना है सलिल, सलिल में ईश, तो सलिल का मतलब जल होता है, जल का ईश कौन है, तो जल का ईश तो समुद्र होता है, तो ये जलेश, ये तो किसका है, समुद्र का पर्यायवाची। धी, क्षीरधी, क्षीर भी है वो, जैसे क्षीरधी, ये भी किसका, समुद्र का। अर्णव, अर्णव तो समुद्र का पर्यायवाची होता ही होता है, तो ये भी तीनों सही है। तरणी, तरणी यहाँ पे अगर छोटी मात्रा आती तो छोटी मात्रा यानी तरणी सूर्य होता है, लेकिन इस तरणी का मतलब है वो नाव होता है। द्रोणी का मतलब भी नाव होता है। उडुप, उडुप का मतलब भी नाव होता है, तो ये है वो सही है, ये तो तीनों ही सही है। अगला देखिएगा, पास हस्त, पास हस्त तो यमराज को कहते हैं। पास हस्त किसको, यहाँ पे बलराम नहीं आएगा, बल्कि क्या आना चाहिए था, यमराज आना चाहिए था। ये जो पर्यायवाची है वो बलराम के नहीं है, बल्कि किसके हैं, यमराज के हैं। क्योंकि देखिएगा पास हस्त है वो यमराज को कहते हैं। सावित्रे, सावित्री में ए प्रत्यय लग करके सावित्रे जो है ये भी यमराज का पर्यायवाची है। और कृतांत, कृतांत ये भी यमराज का पर्यायवाची है, तो ये बलराम का पर्यायवाची नहीं है, तो यही है वो असंगत है, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। कौन सा विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, यानी इसमें ऐसा कौन सा विकल्प है जो सारे के सारे द्वंद्व समास है, लेकिन एक विकल्प है जो द्वंद्व समास के उदाहरण नहीं है। तो नहीं है आपको बताना है। सबसे पहले कृष्ण अर्जुन, अगर इसके टुकड़े करें तो ये शब्द है वो कृष्ण और अर्जुन हो जाएगा, कृष्ण और अर्जुन, तो कृष्ण और अर्जुन, तो ये तो द्वंद्व समास का उदाहरण है। कंकर पत्थर, तो कंकर पत्थर भी द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो ये तो दोनों ही द्वंद्व समास के उदाहरण है। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, ये तो द्वंद्व समास का उदाहरण है। और यह है विकल्प द्वंद्व समास का, कौन से द्वंद्व का है, विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण है। उचित अनुचित, इसका भी देखो अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो शब्द क्या बनेगा, उचित, और दूसरा शब्द क्या बनेगा, अनुचित। उचित और अनुचित, तो ये भी एक दूसरे के विलोम है, तो ये भी विकल्प द्वंद्व समास के उदाहरण है, लेकिन ये भी दोनों है वो द्वंद्व समास के उदाहरण है। अगला देखिएगा, भक्षा भक्षा, यानी भक्षा भक्ष्य है, तो इसके भी अगर हम टुकड़े करें तो शब्द है भक्षे प्लस अभक्षे, ये भी किसका है,
ये भी विकल्प द्वंद्व समास का, क्योंकि एक दूसरे के विलोम है तो ये भी विकल्प द्वंद्व समास का। और 25 जो शब्द है वो इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण है। 25 की अगर हम बात करें तो 5 और 20 हो जाएगा, तो 25 भी है वो द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला देखेगा मकर ध्वज। मकर का है ध्वज जिसके, मकर का है ध्वज जिसके, ये कामदेव का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? कामदेव का, यानी ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। और अंशु माली, अंशु का माली है जो, यानी ये सूर्य, ये सूर्य का पर्यायवाची। अंशु माली किसे कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। अंशु है वो किसको कहते हैं? किरण को कहते हैं। अंशु है वो किरण को कहते हैं। तो किरण यानी अंशु का माली कौन है? सूर्य। तो ये सूर्य, तो ये दोनों ही है वो किसके हैं? बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। ये दोनों ही बहुव्रीहि समास के उदाहरण है, ये द्वंद्व समास के नहीं है। तो यही आपका सही उत्तर है वो हो जाएगा 4 नंबर। और शाम के पेपर का आज का अंतिम प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। ये लोकोक्ति बहुत ही साधारण लोकोक्ति, इसको है वो कोई भी है वो आसानी से कर सकता है। देखिएगा, एक नागिन अरु पंख लगाई। पहले से नागिन है और उसके अगर पंख और लग जाए तो वो और ज्यादा घातक हो जाएगी। इसका मतलब एक दोस्त के साथ दूसरे का जुड़ जाना। पहले से ही एक दोस्त था और एक दोस्त और अगर जुड़ जाए, इसका मतलब एक नागिन अरु पंख लगाई, तो यही है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 नंबर है वो। नागिन के पंख लग जाना ये नहीं, इसका नहीं होगा। अत्यधिक जहर चढ़ना ये भी नहीं होगा। और सोच समझकर कार्य करना ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? 1 नंबर है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से पेपर पूछे गए थे। सब में आपने देखा होगा चारों पेपर में बिल्कुल कॉमन सी चीजें थी। बिल्कुल चारों का पेपर का जो स्तर था वो है वो समान तरीके से रखा जाने की कोशिश की गई है, लेकिन थोड़ा बहुत 19-20 है वो सभी में हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं। हमने इन 20 प्रश्नों की है वो बात की, तो इनको है वो एक बार अच्छे से आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये है वो आगे आने वाले एग्जामों में है वो आपकी बहुत अधिक है वो सहायता करने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों।